Good morning, students. Today we are going to discuss about the circulatory system. Circulatory system यानी कि परिसंचरण तंत्र. सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खासतौर पर एनिमल्स के केस में, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल, ड्रग्स हैं, या जो भी चीज है जो आप बाहर से कंज्यूम कर रहे हो या बॉडी के अंदर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लाने ले जाने का काम करने वाला वो सिस्टम, मतलब जो सर्कुलेट करेगा चीजों को. अब अगर देखें एनिमल किंगडम के केस में, तो यहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी एनिमल्स में है, जिसमें एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय, मींस यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक पाए जाते हैं. मींस अगर देखें आप यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम से लेकर और ह्यूमन बींग्स तक, जिसके केस में अगर देखा जाए तो फाइलम जो प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एक कोशिकीय प्राणी है. तो इस प्रकार के जो प्राणी है उनमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम का मतलब है एक तंत्र, और वो तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है. अगर एक अंग को देखें तो वो कई प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, और एक उत्तक कई समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समुच्चय, जैसा कि आप जानते हो. तो यहां पर तो जो एनिमल है वो एनिमल्स ही, अगर देखें प्रोटोजोआ केस में, तो खुद एनिमल अपने आप में एक कोशिकीय प्राणी है. तो ऐसे एनिमल्स में सर्कुलेशन होता है, निश्चित ही इसमें सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनमें कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है. तो अगर अपन देखें परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो जो बहुकोशिकीय प्राणी है, मींस जो ज्यादा डेवलप प्राणी है, उनके केस में ये डेवलप टाइप का पाया जाता है. और बाकी जो एनिमल्स हैं, यानी जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं, या आप कहोगे फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, इनके केस में जो एनिमल्स हैं उनमें परिसंचरण जो होता है वो कोशिकीय लेवल पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है. उसमें कोई इस प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता. अगर ह्यूमन बींग्स में देखें तो एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक पंपिंग ऑर्गन, जिसको कि आप हार्ट कहते हो, उसके अलावा बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनको दो कैटेगरी में आप बांटते हैं, आर्टरीज और वेन्स. उसके अलावा आर्टरीज की छोटी छोटी ब्रांचेज, मतलब फाइन ब्रांचेज, पतली ब्रांचेज पाई जाती हैं, जिनको आप आर्टीरियोल्स कहते हो, और वेन्स की जो पाई जाती है उनको वेन्यूल्स कहते हो. आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स होती है वो कोशिकीय स्तर पर चीजों को लाने ले जाने का काम करती हैं. तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं. लेकिन इन केस ऑफ प्रोटोजोआ, अगर प्रोटोजोआ के केस में देखा जाए तो इसमें जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी किस प्रकार के हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय. इसका मतलब है कि जितने भी काम होने हैं, हाँ एक बात ध्यान रखना, यूनिसेलुलर होने के बाद भी एक कोशिकीय प्राणी वो सारी की सारी प्रक्रियाएं शो करते हैं जो एक बहुकोशिकीय यानी ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं. वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसकी बॉडी में पाई जाएंगी जो कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में पाई जाती है. मींस अगर इनको कंपेयर करें तो यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टीसेलुलर एनिमल दोनों में वो प्रक्रियाएं समान होती है. हाँ, उनका मोड ऑफ जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है. तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में बात करें तो अगर अपन देखें कि एक कोई प्रोटोजोआ है, तो वो प्रोटोजोआ किस प्रकार से खाने का आदान प्रदान करेगा, किस प्रकार से गैसेज का आदान प्रदान करेगा, किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इसके और इसके पर्यावरण के बीच में होगा. तो इसमें अपन देखेंगे कि अमीबा जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल है, और इसके सराउंडिंग में जो भी है, इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो पानी है उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से सीधे ही डिफ्यूजन के द्वारा इसके अंदर वो एंटर कर जाती है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. मींस ऑक्सीजन की सांद्रता के हिसाब से आप देखोगे कि इसके चारों तरफ जो पानी पाया जा रहा है इसमें जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो हाई है, जबकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता होती है वो लो होती है. तो डिफ्यूजन में आप देखेंगे विसरण में कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी. तो जो सराउंडिंग एंटर में वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सीधी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि इस
प्रोटोजोन एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके द्वारा इस पानी से सीधी इसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा एंटर कर जाती है। हाँ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नेचर में सेमी परमिएबल होती है। सेमी का मतलब हाफ और परमिएबल का मतलब परमिट प्रदान करती है। मींस इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स की जो साइज होती है उस साइज से छोटी साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो इसके अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। मींस वो उनको परमिशन देती है, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स या पर्टिकुलर टाइप की जो साइज होती है उस साइज के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जा सकते हैं। तो अब इससे बड़ी साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो वो उसके अंदर एंटर करेंगे ना उससे बाहर आएंगे। मींस इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रोकती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम झिल्ली। मतलब कुछ के लिए ये परमिएबल है, कुछ के लिए परमिएबल नहीं है। लेकिन आप देखोगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज में इसमें पाए जाने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो छिद्र पाए जाते हैं उसकी तुलना में छोटे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं। तो यहां पर अब मैटर करेगा कि ऑक्सीजन की सांद्रता किधर ज्यादा है, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मींस साइटोप्लाज्म की तरफ, या इस मेम्ब्रेन के बाहर मींस सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो कि पानी है। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है या कंसंट्रेशन होती है वो इसके सराउंडिंग में पाए जाने वाले पानी में ज्यादा होती है, जबकि साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे कम होती रहती है। कारण यह होता है कि इस प्रोटोजोआ या इस अमीबा के अंदर इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है, जिसमें ये ग्लूकोज को जला के या ग्लूकोज के टूटने से यहां पर एटीपी का निर्माण होता है और इस ग्लूकोज को जलाने या तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट मींस इस एनिमल के अंदर लगातार ऑक्सीजन का कंजप्शन होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता यहां कम है, यहां अधिक है, तो सीधे ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और इसके जो आप देखेंगे कि एटीपी प्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे करके इसके साइटोप्लाज्म में बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस साइटोप्लाज्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसकी कंसंट्रेशन इसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो पानी होता है उसमें पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा होती है। इट मींस साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन कहां है साइटोप्लाज्म में और लो कहां है पानी में, तो वो साइटोप्लाज्म से पानी की तरफ अपने आप डिफ्यूजन की प्रक्रिया से बाहर आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार से गैसेज का जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो सीधा किसके द्वारा हो जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो जो काम हमारी बॉडी में लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके करते हैं, हमारे से अगर इस प्रोटोजोन की यानी कि इस अमीबा की तुलना करें तो हमारे केस में जो ऑक्सीजन है वो आपके नेजल एपर्चर से होती हुई आपके लैरिंग से होती हुई ट्रेकिया से होती हुई लंग्स तक जाती है। लंग्स में उसके और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो वो वहां पर ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन प्लस O2 और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ऑक्सीजन हर सेल तक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचाई जाती है और वहां पर फिर वो सेल में जाके और ग्लूकोज के साथ मिलके उसको जलाने का काम करती है और CO2 बनती है। ये CO2 वापस हीमोग्लोबिन के साथ मिलके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का काम करेगी और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वहां से कोशिका से लंग्स तक आएगी और लंग्स में फिर उसका एक्सचेंज होता है और फिर वो एक्सहेलेशन द्वारा निःशोषण द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो एक ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर लाने के लिए दो सिस्टम, वेल डेवलप्ड सिस्टम जिनमें बहुत सारे ऑर्गन है काम कर रहे हैं। मींस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों मिलके उन गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। मींस कोशिका तक ऑक्सीजन ले जा रहे हैं और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के बीच में ला रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर अपन अमीबा में देखें तो यहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म को मिल रहा है और यहां से CO2 सीधे यहां पानी में आ जा रहा है। तो दोनों की अगर तुलना करें सिस्टम्स की और उसके ऑर्गन की, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो काम सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर ह्यूमन बीइंग में करते हैं वही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा के अंदर कर देती है। तो इस प्रकार से ये जो छोटे एनिमल्स हैं इनमें
किसी डेवलप सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीधे एनवायरमेंट और इनके बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोई अमीबा है तो उसमें अगर खाना खाना है तो यहां पर जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आता है या फूड आता है तो उसके चारों तरफ वो सूडोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और थोड़ी देर बाद में उसको फूड वैक्यूल के रूप में इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। सेम वही काम आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। आप किसी चपाती को पहले हाथों से तोड़ोगे, फिर टीथ और जॉ की हेल्प से चबाओगे, टंग की हेल्प से उसको मैस्टिकेट करोगे, सलाइवा की हेल्प से उसका पेस्ट बनाओगे, फिर फेरिंग्स वगैरह से होते स्टोमक तक जाएगी और इस प्रकार से वो बॉडी में कंज्यूम होकर और यहां पर वही काम एक छोटी सी फूड वैक्यूल कर देती है। मींस एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, मींस फूड मटेरियल इसके अंदर आना और इजेशन की प्रक्रिया से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे अमीबा में एक कोशिकीय होने के बाद भी वो काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटोजोआ की, वो सारे सिस्टम्स का जो सिस्टम इसमें वेल डेवलप पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, उनका काम ये इस प्रकार से कर लेगी। तो आप यहां देखोगे कि परिसंचरण तंत्र जो है वो बहुकोशिकीय एनिमल्स की जरूरत है, क्योंकि उनमें मिनियल ट्रिलियंस के नंबर में सेल्स पाई जाती है। प्रत्येक सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं हो सकती, सिर्फ आउटर सेल्स या आउटर लेयर वाली सेल्स ही एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ सकती हैं, अंदर वाली कोशिकाएं नहीं आएंगी। इसलिए हर ऑर्गन को, हर कोशिका को जरूरत वाली चीज, मींस उसको ऑक्सीजन मिले, उसको खाना मिले, उसको पानी मिले, और उसको मिनरल्स मिले, उसको ड्रग्स मिले, उसको हार्मोन और एंजाइम्स की सप्लाई हो, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए बॉडी में जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ऑर्गन्स और सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जो उन चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो आज जो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें मोस्टली अगर देखें हम के ह्यूमन बीइंग के बारे में देखें तो एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको आप हार्ट कहते हो, और फिर बहुत सारी कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स, आर्टरीज और वेन्स, ये जो वसल्स होती हैं, ये वसल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। वो एक जगह से दूसरी जगह, मींस आपके हार्ट में कोई चीज अगर लंग्स में एब्जॉर्ब हुई, उसको हार्ट तक ले जाया जाएगा, हार्ट से फिर हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक, हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए उस सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि वो एनवायरमेंट से सीधे एक्सचेंज नहीं हो सकती। जबकि यूनिसेलुलर या सिंपल एनिमल्स या सिंपल नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात करें, जिसमें आप प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, जिसके केस में अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ट्रिप्नोसोमा है, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो एक ऐसे के एनिमल्स हैं और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उस सिस्टम की तरह काम कर देते हैं। उसके तहत या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा इन चीजों का आदान प्रदान होता था। तो इसमें गैसेज आदान प्रदान हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल और फूड मटेरियल का आदान प्रदान हो जाएगा, और वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया द्वारा पानी का नियमन हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सीधे सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही हो जा रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में अगर देखें तो वहां पर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है, जिसको कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, जो फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, डक्ट्स वगैरह इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब अपन देखें कि कौन कौन से फाइलम हैं जिसमें किस किस प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं। फाइलम वाइज अगर अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के केस में आपने देखा कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ट्रिप्नोसोमा है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल है और सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। इनमें कोई सिस्टम या ऑर्गन जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। जो उसकी बॉडी के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर, फूड मटेरियल, गैसेज, उन सब का अंदर ले लेती है और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको बॉडी से बाहर निकाल देती है थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेगी। हाँ, अगर कोई चीज एब्जॉर्ब होके, भाई जी मान के चलो ऑक्सीजन या कोई भी खाना इसने खाया और उसमें से डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एरिया में जाके और उनकी संख्या ज्यादा होगी, जबकि यहां वाले साइटोप्लाज्म में कम होगी। तो इस केस में साइटोप्लाज्म की एक नेचर पाई जाती है कि वो साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। किसी भी कोशिका का साइटोप्लाज्म हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो घूमता रहता है। घूमने की वजह से जो साइटोप्लाज्म यहां घूमेगा इस प्रकार से, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां ज्यादा है, थोड़ी देर बाद में विसरित होकर पूरे इस साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। इस प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहते हैं, याद रखना, साइक्लोसिस या कोशिका चक्रण। कोशिका चक्रण का मतलब कोशिका में साइटोप्लाज्म लगातार चक्र लगाता रहता है। तो उसकी वजह से कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी गैस
या कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है या मिनरल्स हैं या भी जरूरी सामान इसको बाहर से मिल रहा है और वो जिस साइड पे एब्जॉर्ब हुआ है उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, साइड वाली एरिया में कम रहेगी। तो इसमें समान रूप से उसका वितरण करने के लिए साइटोप्लाज्म की ये नेचर होती है कि वो कंटिन्यू साइकिल में घूमता रहता है, जिसको साइकोलॉजी, और इस प्रक्रिया को फिर बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन या समांगीकरण। समांगीकरण का मतलब होता है समान रूप से उसको वितरित कर देना। प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो होता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वाले जो फाइलम है उसका एनिमल जरूर मल्टीसेलुलर है दिखने में, लेकिन जितनी भी प्रक्रिया है उसकी प्रत्येक सेल इंडिपेंडेंटली करती है। कारण ये होता है कि पॉरीफेरा जैसे बाइडियो मान के चलो साइकन की अगर बात करें तो उसमें दो ही लेयर होती हैं, बाहर की तरफ पिनेकोडर्म और अंदर की तरफ कोइनोडर्म। दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो सीधे वाटर के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि यहां पर एक कैविटी पाई जाती है और इस सिलेंट्रॉन में पानी भरा रहता है, इधर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पानी भरा रहता है। तो आउटर जो लेयर है इसकी पिनेकोडर्म, उसकी कोशिका है बाह्य पानी के कांटेक्ट में आती है, और जो कोइनोडर्म की लेयर है वो अंदर की तरफ या कैविटी में पाए जाने वाले पानी के संपर्क में आती है। तो सेम अमीबा की जो एक कोशिका करती है वही इंडिविजुअली प्रत्येक कोशिका यहां पर एक्सचेंज करती है, फूड मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल का, गैसेज का। तो यहां पर भी परिसंचरण तंत्र की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्येक सेल अपने आप में स्वयं पर निर्भर होती है और वो चीजों का एक्सचेंज कर सकती है सीधे उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट और उसके साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद अगर देखें तीसरा फाइलम आता है आपके सीलेंट्रेटा। जैसा कि नाम से ही पता है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा वो फाइलम होता है जिसमें एक कैविटी पाई जाती है या बॉडी सीलोम पाई जाती है। एक बात ध्यान रखना, बॉडी सीलोम का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ट्यूसिलोम पाई जाती है, क्योंकि ट्यूसिलोम उन एनिमल्स में पाई जाएगी जिसमें मीजोडर्म होते हैं। यहां पर मीजोडर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है उसमें दो ही लेयर बनती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। बीच में तीसरी लेयर जरूर पाई जाती है, लेकिन उसमें कोशिका ऐसे डिवाइड नहीं होती, एक मीजोग्लिया के रूप में द्रव्य भरा रहता है। इसलिए यहां पर जो कैविटी पाई जाती है उसको सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं, और सिलेंट्रॉन कैविटी सीधे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के जो औरला पर्चर है उसके द्वारा वाटर से घिरी हुई रहती है और इसके चारों तरफ इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं। तो यहां पर भी जिस भी जल में ये रह रहा है समुद्री जल में, वो समुद्री जल भरा रहता है, बाहर भी समुद्री जल भरा रहता है, और इसकी दोनों लेयर्स की कोशिका है, बाह्य लेयर की कोशिका है बाहर की तरफ पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, अंदरूनी लेयर की जो एंडोडर्मल सेल्स है वो अंदर की तरफ पानी के कांटेक्ट में आ जाती है। तो यहां भी इसकी प्रत्येक कोशिका अपने आप में इंडिविजुअली फ्री होती है चीजों का एक्सचेंज करने के लिए या मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए। तो इस प्रकार से यहां भी किसी प्रकार की कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है उसमें ज्यादातर एनिमल्स पैरासाइट है, जैसा कि नाम से ही पता है। प्लेटी मींस फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब कृमि या वर्म। तो चपटे कृमि, और चपटे कृमि मोस्टली एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग्स के, कैटल्स के, और वो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में या बाइल डक्ट में अपने आप को रखते हैं। तो इसमें है ना, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड होता है वो डाइजेस्टेड फूड होता है, और फ्री ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इनमें रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, अनऑक्सीजन शोषण पाया जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो काफी आप कहोगे कि डिजेनरेटेड टाइप की होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और डीऑक्सीजनेट उसकी वजह से ही उसको, और खाने के पचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी होस्ट के अंदर वो रह रहा है उसकी इंटेस्टाइन से सीधा डाइजेस्टेड फूड उसे मिलता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल इसमें नहीं पाई जाएगी। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद बात करें अपन एस्केहेल्मिन्थेस की। एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस के केस में अगर बात करें तो इसमें आपने सुना होगा एस्केरिस। एस्केरिस जो एनिमल्स हैं यहां आके फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें कुछ कैविटीज पाई जाती हैं, वो गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी के नाम से जाने जाती हैं। वो गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। एस्केहेल्मिन्थेस के बाद अगर देखें नेक्स्ट, तो फिर उसके बाद आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एनिलिडा के केस में अगर देखें तो उसमें वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डॉर्सल ब्लड वेसल पाई जाती है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और 3 जोड़ी हार्ट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक बात क्लियर कट याद रखना, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट नहीं है, लेकिन हार्ट लाइक इसलिए कहा है
कि जो संरचना उसमें पाई जा रही है 3 जोड़ी, वो तीनों जोड़ी संरचनाएं थिक होती है, बटन शेप्ड होती है और मस्कुलर होती है, और नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मींस संकुचित हो सकती है। तो संकुचित होने की वजह से उसमें एक पंपिंग का काम होता है, और उस पंपिंग की हेल्प से उसके अंदर जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड को वो आगे की तरफ पंप कर देती है, डॉर्सल ब्लड वाला सेल में पंप कर देती है, जो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ इसमें पाई जाने वाली जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स है उसकी वॉल भी, उसकी दीवार भी मस्कुलर होती है, नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिसकी वजह से जो पंपिंग के द्वारा ब्लड उसके अंदर आ रहा है उसको आगे की तरफ प्रोपेगेट करने के लिए या उसको धकेलने का काम करती है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। डॉर्सल ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, जबकि वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती हैं वो कलेक्शन का काम करेंगी, और वो वापस 3 पेयर्स ऑफ हार्ट में उस चीज फ्लूइड को, ब्लड को दे देंगी, और वहां से वो चीजें वापस से सर्कुलेट होना स्टार्ट होंगी। तो इस प्रकार से शुरू की जो 3 फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, उनमें कोई खास डेवलप टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर कोशिका अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा चीजों का एक्सचेंज करती है, और एसिमिलेशन या साइक्लोसिस की प्रक्रिया द्वारा उसको समान रूप से पूरी कोशिकाओं में या समान रूप से एक कोशिका के अंदर, इंट्रासेलुलर कह सकते हो आप और इंटरसेलुलर, क्योंकि पॉरीफेरा के केस में आप देखोगे कि पिनेकोडर्म सेल्स को अगर खाना मिल गया है तो ये डाइजेस्ट करके मीजोग्लिया के द्वारा कोइनोडर्म तक भी पहुंचा देती है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल्स, 2 सेल के मध्य। और अगर आप प्रोटोजोआ की बात करोगे तो इसी एरिया को खाना मिल गया है तो यहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि यहां कम है, तो इसको कंसंट्रेशन को समान रूप से करने के लिए इसमें सर्कुलेशन का काम साइटोप्लाज्म में होता है, वो लगातार चक्कर लगाता है, तो ये एसिमिलेट करके उस खाने को बराबर रूप से पूरे साइटोप्लाज्म में वितरित कर देता है। फर्दर अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।